स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा है मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पोर्शन का एक टॉपिक है जिसको हमने कवर अप करना है। तो सबसे पहले तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के हवाले से अगर बात करें तो 1920 में श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट दिया बाय प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टायरीन या रबर वाला। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो है वो जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड वगैरह। जबकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास वो हैं फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक बायो पॉलीमर्स और दूसरे सिंथेटिक पॉलीमर्स। लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बायो पॉलीमर्स में आते हैं, जबकि सिंथेटिक के अंदर प्लास्टिक्स, फाइबर्स, रबर्स वगैरह जो है वो शामिल है। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलीमर्स की टाइप्स होती हैं। होमोपॉलीमर्स जो कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, मोनोमर से मिलके बनते हैं, जैसे विनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड। कोप्लेनर, विनाइल एसीटेट और ब्यूटाइल एसीटेट, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में मिलकर को पॉलीमर्स बनाते हैं। और टर्पॉलीमर्स जो कि तीन डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स को आपस में मर्ज करके हासिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्दर क्लासिफिकेशन भी मैक्रोमोलिक्यूल्स की जाती हैं जो कि हीट की बेसिस पर हैं, थर्मोप्लास्टिक मैक्रोमोलिक्यूल्स और थर्मोस्टैटिक मॉलिक्यूल्स। थर्मोप्लास्टिक जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं अगर उनको हीट किया जाए, यानी ये रीमोल्डेबल होते हैं। जबकि थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स वो होती हैं जिनको अगर एक दफ़ा हीट किया जाए और उसके बाद उनको सेट कर दिया जाए फिर दोबारा वो सॉफ्ट नहीं होती हीट करने पर, तो वंस हार्डन उनको कहते हैं, जैसे बैकलाइट वगैरह। जबकि थर्मोप्लास्टिक्स की एग्जांपल में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस हैं। 1929 में WH कैरथर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल्स की दो टाइप्स बताई थी, एक एडिशन और एक कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शंस के ज़रिए होती हैं और ये कैटलाइज्ड होती हैं हीट के ज़रिए या लाइट के ज़रिए। जबकि कंडेंसेशन, जी स्टूडेंट्स, तो म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ टू फंडामेंटल्स ग्रुप्स के ज़रिए जो पॉलीमराइजेशन होती है उसे हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ख़ास बात ये है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं और उससे फिर मॉलिक्यूल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन बस मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन अगर हम देखें तो ये दो किस्म की हो सकती हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। तो जो सिंथेटिक हैं वो मैन मेड भी कहलाती हैं और आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसका यूनिट दिखाया गया है यहाँ पर कि आपस में दो यूनिट्स आपस में जुड़कर किस तरह एक लॉन्ग चेन जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाएंगे। इसी तरह पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन आपको सी मॉलिक्यूल है, CH2CH5 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड पर CH6H5, और इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पॉलीस्टायरीन बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। पॉलीविनाइल एसीटेट, तो विनाइल एसीटेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मर्ज होकर पॉलीविनाइल एसीटेट बना देते हैं। उसके बाद एक्रेलिक रेजिन्स जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 होता है और एक साइड पे कार्बोक्सिल लगा होता है, तो एक्रेलिक एसिड भी कहते हैं इसको। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल जो है बड़ी वेल नोन कंपाउंड है मिथाइल मेथ एक्राइलेट, और इससे अमूमन जो है वो ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक्स होती हैं, शीट्स जो वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, वो उसको तैयार करने इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट का पॉलिस्टर्स हैं। पॉलिस्टर्स हमारे पास लॉन्ग चेन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एल्डिहाइड वगैरह इसमें मौजूद है। पॉली अमाइड रेजन्स जैसे कि नायलॉन 6 वगैरह, और इसी तरह एपॉक्सी ग्रुप्स कहलाते हैं। एपॉक्सी
रेजिन्स कहलाते हैं, जो कि एपिक्लोरोहाइड्रिन के नाम से भी मशहूर हैं। तो ये आपने नोट किया कि ये आपके पास जो है वो डिफरेंट काइंड के सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारे पास हैं वो बायोपॉलीमर्स लाते हैं या नेचुरल पॉलीमर्स लाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसी तरह फैट्स वगैरह मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है वो लॉन्ग चेन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमारे पास अब देखें तो इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वो होते हैं जिनमें जो आपके पास कार्बन की एटम्स की क्वांटिटी जो है वो 3 से लेकर 10 तक होती है, जबकि ओलिगोसेक्राइड में 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड होते हैं। यानी मोनोसेक्राइड के 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स अप टू 9 यूनिट्स अगर मिलेंगे तो ओलिगोसेक्राइड बनेगा। और अगर मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड अगर आपस में कंबाइन होंगे, मर्ज होंगे, तो फिर पॉलीसेक्राइड की फॉर्मेशन होती है। मोनोसेक्राइड को एल्डोजिस भी कहा जाता है, ठीक है, एल्डोजिस भी हम कहते हैं, या कीटोजिस, एल्डोज और कीटोज, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है। 5 कार्बन to 6 कार्बन मोर स्टेबल इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी बेसिकली एल्डोज या कीटोज शुगर जो हैं वो 5 to 6 कार्बन की शक्ल में होते हैं, साइक्लिक फॉर्मेशन में इनका स्ट्रक्चर होता है। और ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज के नाम से भी पहचानते हैं। जबकि ओलिगोसेक्राइड जैसे मैंने बताया कि ये 2 to 9 यूनिट्स होते हैं और ये लिंक करके लॉन्ग चेन बनाते हैं मॉलिक्यूल, जैसे सक्रोज है, लैक्टोज वगैरह है। और पॉलीसेक्राइड जो हैं वो 10 से ज़्यादा यूनिट्स मोनोसेक्राइड अगर मौजूद हों तो फिर वो पॉलीसेक्राइड बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो C6H10O5 जो कि स्टार्च का एक यूनिट है। ये बेसिकली आप देखें तो एमॉर्फस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, स्टोरेज एनर्जी करते हैं, और प्लांट के अंदर ये जो है वो रूट्स में और स्टेम के अंदर भी ये डिपॉजिट है। जबकि एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में होते हैं, लीवर और मसल्स में ज़्यादातर मौजूद हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट को फर्दर अगर देखें तो स्टार्च हमारे पास जो है वो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है, नॉट प्योर कंपाउंड, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक। सेलुलोज 100 बिलियन टन्स ऑफ सेलुलोज प्रोड्यूस पर ईयर। ये एक थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि ये पर ईयर जो है इतना सेलुलोज हमारा जो है वो बनता है। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर है। और उसका ग्लाइकोजन जो कि लिवर मसल्स वगैरह में मौजूद होता है, और ये भी एनिमल्स के अंदर जो स्टोरेज है इस कार्बोहाइड्रेट की वो ग्लाइकोजन की शक्ल में होती है। ना कम टू प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन जो है हमारा वह नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। और बॉडी जो कंटेन करती है हमारी तकरीबन 10,000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन जो है मौजूद होते हैं। और प्रोटीन जो है वो एक्चुअल में 2 वर्ड्स प्राइम। जी स्टूडेंट्स, बात चल रही थी प्रोटीन के हवाले से, और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को कंटेन करता है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। बट कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर और भी मौजूद होते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज और सल्फर एंड जिंक। प्रोटीन्स को अगर यील्ड किया जाए, ब्रेक किया जाए, तो वो सिंपल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अगर प्रोटीन की फर्दर क्लासिफिकेशन देखी जाए तो प्रोटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन और ड्राइव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो वो सिंपल अमाइनो एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं, सिंपल टाइप के अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनको हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। जबकि कॉन्जुगेट प्रोटीन वो होता है जिसमें नॉन प्रोटीनियस एलिमेंट मौजूद है, कोई नॉन प्रोटीनियस एलिमेंट जो है उसके अंदर अटैच होगा। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो नॉन प्रोटीनियस एलिमेंट है, और ग्लोबुलिन जो है वो आपका प्रोटीन है,
ड्राई प्रोटीन की अगर बात करें तो ड्राई प्रोटीन जो है वो एंजाइमेटिक एक्शंस के ज़रिए हासिल किया जाता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस करवा के एंजाइम्स के ज़रिए हम प्रोटीन्स बनाते हैं, बट बीट मीन्स कि बॉडी हमारी ये प्रोटीन्स बनाती है जब हमें ज़रूरत होती है। तो ड्राई प्रोटीन्स जो हैं वो ड्राइव्ड हैं, यानी मुख्तलिफ़ प्लाज्म बॉडी सेल्स प्रोटोप्लाज्म से बेस करते हैं और प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए प्रोटीन अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। एंजाइम्स की फॉर्मेशन की जाती है। जेलेटिन इज़ obtained by heating bones, skin and tendons in water। ये डिफरेंट इसकी इम्पोर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है लिपिड्स। लिपिड ग्रीक वर्ड लाइपोस से ड्राइव्ड है, जिसके मीन से फैट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मौजूद होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स भी कहा जाता है, जो कि फैटी एसिड्स से मिलकर बनते हैं या ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। यूज़ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप वगैरह बनाने में से इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट्स, पेंट्स, वार्निश एंड सम अदर कॉस्मेटिक्स। सोर्सेज एनिमल भी है, प्लांट भी है और मैरीन भी है। फॉर्मेशन में बेसिकली रिएक्शन होता है ग्लिसरॉल और एसिड्स का, और इससे ट्राइग्लिसराइड्स जो कि फैटी एसिड्स होते हैं वो बन जाते हैं। देन इनकी अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव्ड, ये लिपिड्स की तीन टाइप हो गई। सिंपल लिपिड्स वो कंवर्ट किया जाए तो ग्लिसरॉल्स की फॉर्मेशन होती है, तो ये हमारे कंपाउंड प्रोटीन्स होते हैं। ड्राई प्रोटीन बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं जो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्शन के ज़रिए हासिल किया जाता है, ड्राइव किए जाते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए बॉडी के अंदर। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़, ये कुछ डेफिनेशंस आपको क्लियर होना चाहिए। सपोलिफिकेशन, सोप फॉर्मिंग एबिलिटी, सोप बनाने का प्रोसेस जिसमें फैट्स एंड ऑयल को जब अल्कली से कंबाइन किया जाता है, अल्कली से रिएक्ट कराते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें सोप जो है वो मिलता है। नाउ हार्डनिंग ऑफ ऑयल, अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स बनते हैं, ड्यू टू विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड फैट्स। यानी ये जो ऑयल है ये घी और मार्जिन जैसा चेंज हो जाता है, इसको हम हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स कहते हैं। रैंसिडिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये क्या है, स्पॉइलेज ऑफ फैट्स टू गिव लाइक ऑफेंसिव ऑर्डर। ऑयल और फैट्स अगर कुछ अर्से ओपन एयर में रहे तो उसमें से कुछ ऑफेंसिव ऑडोर स्मेल आने शुरू हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम रैंसिडिफिकेशन का नाम देते हैं। इसकी वजह कॉज बाय हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, आयोडीन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन विच विल ऐड 100 ग्राम ऑफ फैट्स। 100 ग्राम ऑफ फैट्स को कितने ग्राम्स आयोडीन के रिएक्ट करेंगे, उनके साथ कंबाइन होंगे, इसको आयोडीन नंबर कहते हैं। आयोडीन नंबर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एसिड कंपोनेंट्स ऑफ ग्लिसराइड्स। इन एसिड ग्लिसराइड्स हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लिसराइड्स मौजूद है, ट्राइग्लिसराइड और दूसरे ग्लिसराइड्स हैं, इनमें डबल बॉन्डिंग्स पर डिपेंड करेंगे कितनी डबल बॉन्डिंग्स हैं, और उसके हिसाब से आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, आयोडीन के जो एटम्स हैं वो जाकर एडअप होते हैं। एसिड नंबर, अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट्स, यानी कितने फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स किसी ऑयल और फैट में मौजूद हैं, इसको हम एसिड नंबर कहते हैं। और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH टू न्यूट्रलाइज्ड 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हमें रिक्वायर्ड है, ये भी एसिड नंबर में शामिल किया जाता है। नाउ स्टीरॉइड्स, नेचुरली अक्रोइंग लिपिड्स
आर कॉल्ड एज स्टीरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जैसे एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, इसी तरह प्रोजेस्टेरोन, और जो कि मेल एंड फीमेल हार्मोन्स होते हैं, इनको हम नेचुरल स्टेरॉइड्स लाते हैं। और आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स भी तैयार किए जाते हैं जो कि इंस्टेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो अबंडेंट एनिमल स्टीरॉल बहुत ज़्यादा होता है पाया था एनिमल्स के अंदर। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट बोथ फ्री एंड स्ट्रफाइड फॉर्म में और फ्री फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ये मौजूद है। इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इन ब्लड मेक्स प्लैक लाइक डिपॉजिट इन द वेसल्स एंड कॉजिंग हार्ट डिजीज। अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ये वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक एक केमिकल बनाता है, सब्सटेंस प्लैक लाइक मटीरियल बनाता है जो कि कैल्सिनेट जो है बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, और मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स को बॉडी के अंदर तैयार किया जाता है। प्रोटीन बेस्ड होते हैं और कुछ नॉन प्रोटीन होते हैं जिनको हम एंजाइम्स का नाम भी देते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एंजाइम्स की कुछ क्लासिफिकेशन दी हुई है। एंजाइम्स की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में ऑक्सीडो रिडक्टेज है जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवाता है किसी भी रिएक्शंस, किसी बॉडी के केमिकल्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म कर। फंक्शनल ग्रुप्स एक्सचेंज करता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज करता है। एग्जाम्पल है लाइजेज कैटलाइज एडिशन ऑफ अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड टू डबल बॉन्ड पर इनका रिएक्शन करवाता है। आइसोमेरेज प्रोड्यूस आइसोमेरिक फॉर्म्स प्रोड्यूस करता है, सबस्ट्रेट के चेंज करता है, उनके आइसोमर्स बनाता है, लाइक फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड और मैलिक एसिड को फ्यूमिक एसिड में चेंज करता है। लाइगेजेंस एंजाइम जो है ये लिंक करता है टू मॉलिक्यूल्स को ताकि उनका आपस में रिएक्शन हो, ब्रेक डाउन हो सके, ब्रेकिंग ऑफ हायर एनर्जी, और उनको आपस में लिंक करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंजाइम्स के कुछ फैक्टर्स भी हैं लाइक एंजाइम्स कंसंट्रेशन। एंजाइम की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होने से भी एंजाइमेटिक एक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है, रेट में फ़र्क आता है, रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, लाइक 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम्स परफॉर्म करेगा। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आती है तो एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी रिड्यूस एट लो टेम्परेचर, जैसे बताया जा रहा है कि एक्टिविटी इनकी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम परफॉर्म करते हैं फंक्शन। और इसी तरह जो है टेम्परेचर एट विच एंजाइम रिएक्शन अकर्स द फास्टेस्ट कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस प्रोसेस पर, जिस टेम्परेचर पर कोई एंजाइम अपना परफॉर्म करेगा फंक्शन, तो उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। उसके बाद पीएच, एक पर्टिकुलर पीएच जो कि 6.4 to 6.9 है, ये रिक्वायर्ड होती है किसी भी एंजाइम्स को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने की। कुछ अदर सब्सटेंसेस भी हैं लाइक को एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम्स भी एक्टिविटी पर इफेक्ट डालते हैं। इसी तरह कुछ एंजाइम्स जो हैं वो सिंपल प्रोटीन टाइप के होते हैं, ओनली सच लाइक इंसुलिन वगैरह, ये भी इफेक्ट डालते हैं, ख़ास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और समटाइम कुछ आयंस वगैरह जो हैं, मुख्तलिफ किस्म की आयनिक कंसनट्रेशन भी रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन पर असर डालती है। रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो रेडिएशंस हमारे पास मौजूद हैं जो कि सनलाइट भी हो सकती है, अल्फ़ा बीटा गैमा रेज भी हो सकती हैं। इनसे भी एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होती है, और जैसे यूवी लाइट और बीटा रेज और गैमा रेज और एक्स रेज, ये भी हमारी एंजाइम्स की एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट डालते हैं।